नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश आज डॉक्टर्स दिवस पर डॉक्टरों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के दौरान अग्रिम पंक्ति में खड़े डॉक्टरों की भूमिका की सराहना की। देश में अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश आज से लागू। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 59.43% हुई। केंद्र सरकार ने नागालैंड को अगले 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया। तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन पावर प्लांट के बॉयलर में विस्फोट से 6 लोग मारे गए और 17 अन्य घायल। जून 2020 में वस्तु और सेवा कर राजस्व के रूप में करीब 91,000 करोड़ रुपयों की वसूली। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी चंद्रिका जोशी। आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर देश डॉक्टरों को नमन कर रहा है। मानवता के लिए डॉक्टरों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के डॉक्टर दिवस का विषय है कोविड महामारी की मृत्यु दर कम करना। जाने माने चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज जब विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, वहीं डॉक्टरों का महत्व पहले से अधिक हो गया है। मरीजों के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले और उन्हें हर समय चिकित्सा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस जुलाई 1991 में मनाया गया था। भारत में यह दिन डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। वे भारत में जाने माने डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज इस अवसर पर अवकाश की घोषणा की है। अरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शशि भूषण त्रिपाठी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डॉक्टर्स दिवस पर डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर बीसी रॉय ने भारत में चिकित्सा क्षेत्र के विकास में अमूल्य योगदान दिया। उपराष्ट्रपति ने मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए देश भर के डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोविड महामारी जैसी गंभीर स्वास्थ्य आपात की स्थिति में डॉक्टरों ने अग्रणी योद्धा होने का साहस दिखाया है। उन्होंने देशवासियों से कहा कि वे समर्पित चिकित्सकों की मदद करें। उन्होंने उनके प्रति गहरी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े डॉक्टरों की प्रशंसा करता है। डॉक्टर्स दिवस पर एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि संकट के इस काल में डॉक्टर और नर्सें ईश्वर का रूप हैं। उन्होंने कहा कि मां बच्चे को एक बार जन्म देती है, लेकिन डॉक्टर कई बार जिंदगी देता है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं और हम कभी भी उनका कर्ज नहीं चुका सकते। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि देश के लिए अपनी सेवाएं देने वालों का सम्मान करें। गृहमंत्री ने डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र को सुरक्षित और स्वस्थ रखने की डॉक्टरों की प्रतिबद्धता वास्तव में असाधारण है और देश उनके समर्पण तथा बलिदान को सलाम करता है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक ट्वीट में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में दिन रात अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टरों की सराहना की है। उन्होंने लोगों के जीवन बचाने में उनके अमूल्य योगदान के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य कर्मियों का आभार प्रकट किया। नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 के लिए विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि डॉक्टर्स दिवस स्वास्थ्य से जुड़े कर्मियों का समाज के लोगों के साथ विशेष जुड़ाव का प्रतीक है। डॉक्टर्स डे पे देश डॉक्टर्स के प्रति अपना आभार समर्पित करता है। उनका जो रोल है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ और वेलबींग को इंश्योर करने का, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और इसी दिन डॉक्टरों को भी इस चीज की रियलाइजेशन होती है कि सोसाइटी इतना ट्रस्ट और फेथ उनके ऊपर रखती है और उसको हमें अपहोल्ड करने के लिए हमारी जिम्मेवारी कितनी बड़ी है, हमें उसमें अपने आप को पूर्ण रूप से उतरना है। तो ये दोनों तरफ का एक ट्रस्ट और
और बॉन्ड को सिंबलाइज करने वाला दिवस है और इसको हम ग्रेटिट्यूड से भी लेंगे और हम ये भी लेंगे कि हमें डॉक्टर कम्युनिटी को अपना रिजॉल्व करना है कि हम सोसाइटी की अपेक्षाओं के प्रति पूरे उतर के आए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोविड कंटेनमेंट जोन से बाहर गतिविधियां शुरू करने के लिए अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों में लॉकडाउन इस वर्ष 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू किया जाएगा। अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देशों में मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के कई स्थानों के खुलने की अनुमति नहीं दी गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार रात्रि कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है और अब कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिशा निर्देश के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक तथा अधिक भीड़ भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। संक्रमण क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में सभी कार्य किए जा सकेंगे। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों की सीमित संचालन की अनुमति पहले से है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी। संक्रमित क्षेत्र की निगरानी का काम राज्य सरकार का होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर नजर रखेगा कि ऐसे क्षेत्रों में दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देश का अनुपालन जारी रहेगा ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 80 करोड़ लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की। कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इस साल नवंबर तक विस्तार कर दिया गया है। सरकार द्वारा अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह के लोगों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। लॉकडाउन के दौरान देश के दूसरे क्षेत्रों के साथ साथ जिला लेह के अंत्योदय योजना और बीपीएल कार्ड होल्डर 51,413 गरीब तबके के लोगों को गरीब कल्याण योजना के तहत हर महीने 5 किलो चावल और 1 किलो दाल 3 महीने के लिए दिए गए। गरीब कल्याण योजना से जिला लेह के कई लोगों को लाभ मिला है। उनमें से एक है शे गाँव की रहने वाली टशी पलजुम। मेरा नाम टशी पलजुम है। मैं शे गाँव का हूँ। मोदी जी ने लॉकडाउन के वक्त हम लोग 5 किलो चावल और दाल को राशन दे, इसके लिए धन्यवाद। नवंबर तक और राशन देने के लिए सुना, इसके लिए धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 30 को देश के लोगों को संबोधित करते हुए गरीब तबके के लोगों को गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर महीने तक लाभ देने की घोषणा की थी। उस पर शे गोमा गांव की सोनम डोलमा ने खुशी इजहार की और साथ में भारत सरकार को धन्यवाद दी। लॉकडाउन में गवर्नमेंट की तरफ से 5-5 किलो चावल दिया, दाल भी मिला, इसके लिए गवर्नमेंट धन्यवाद। और हमने सुना नवंबर तक 5-5 किलो चावल देगा, सुना, उसके लिए धन्यवाद। जिला लेह में 51,413 लोगों ने गरीब कल्याण योजना से लाभ ली है। समाचार कक्ष के लिए लेह से मैं दिस्कित डोलमा। देश में अब तक 3,47,979 कोविड रोगी स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 13,157 रोगी ठीक हुए हैं।
स्वस्थ होने की दर लगभग 59.43% हो गई है। चंडीगढ़, मेघालय, राजस्थान, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में स्वस्थ होने की दर 78% से अधिक है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 18,653 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 5,85,493 हो गई है। एक दिन में 507 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 17,400 हो गई है। 2,20,114 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश के विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,17,931 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 88,26,585 नमूनों की जांच की जा चुकी है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 3,943 मामलों की पुष्टि के साथ ही ये आंकड़ा 90,000 से अधिक हो गया है। सबसे अधिक 2,393 नए मामले केवल चेन्नई में पाए गए हैं। संक्रमित लोगों में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री के.पी. अनबालगन भी शामिल हैं। राज्य में 38,889 लोगों का इलाज चल रहा है। 2,325 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। कल 60 लोगों की मौत के साथ राज्य में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,201 हो गई है। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र के बाद देश में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 2,199 मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 87,360 हो गई है। इस समय दिल्ली में 26,270 लोगों का इलाज चल रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य बुलेटिन में 58,348 संक्रमित लोगों के ठीक होने की पुष्टि की गई है और स्वस्थ होने की दर 66.79 हो गई है। एक ही दिन में 2,113 लोग ठीक हुए हैं और 62 लोगों की मौत के साथ ही ये आंकड़ा बढ़कर 742 हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान 9,585 लोगों का RT-PCR तथा 7,594 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब तक 31,752 लोगों की जांच की गई है। मिजोरम में पिछले 24 घंटे के दौरान 9 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 160 हो गई है। 122 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और 38 लोगों का इलाज चल रहा है। कर्नाटक में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ के सुधाकर विशेषज्ञों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में संक्रमण की दर 5.7% प्रतिदिन है, जबकि पूरे देश में इसका राष्ट्रीय औसत 8.1% है। आज की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बेंगलुरु अर्बन, बल्लारी, कलबुर्गी और यादगिरी जिलों में विशेषतः कोविड प्रकरण बढ़ रहे हैं। राज्य में अभी तक 1,58,42 घरों का सर्वे किया गया है। इस सर्वे में पता चला है कि 64,21,000 लोग संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं। इनमें से 16,14,000 वृद्ध हैं जो हाई बीपी, डायबिटीज और हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। 29,775 लोग वो हैं जिनको ILD या कोरोना लक्षण पाए गए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ अभियान में उत्तर प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कल 25,000 से अधिक लोगों की जांच हुई, जबकि इस वर्ष 1 अप्रैल को सिर्फ 332 लोगों की जांच की गई थी। प्रदेश में कल एक दिन में 26,489 टेस्ट किए गए, जिसमें से 25,000 टेस्ट RT-PCR पद्धति से किए गए। मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार ने बताया कि अब अगला लक्ष्य जुलाई के महीने में इस संख्या को 30,000 प्रतिदिन से ज्यादा ले जाना है। उन्होंने कहा कि देश में सक्रिय मामलों की संख्या में पिछले 3 हफ्तों में बढ़ोतरी हुई है और यह प्रतिशत 7.1 से 8.3 पहुंच गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह बढ़ोतरी मात्र 0.5% है और पिछले हफ्ते प्रतिदिन सक्रिय मामलों की संख्या 3.7% है। उन्होंने कहा, भले ही प्रतिदिन सक्रिय मामले सामने आने की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन प्रदेश में अब तक कुल सक्रिय मामले सिर्फ 3.2% हैं। राज्य में अब तक 7 लाख से अधिक लोगों की जांच हो चुकी है और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश में 5वां राज्य बन गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक कोविड-19 रोगियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत सभी नागरिकों की 31 जुलाई तक चिकित्सा सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 1.22 लाख कोविड-19 रोगियों का मुफ्त इलाज किया है। इसके अलावा इस योजना के तहत कैंसर, दिल की बीमारी और किडनी की बीमारियों से पीड़ित 1,40,000 से अधिक रोगियों का भी मुफ्त इलाज किया गया है। इस संबंध में जारी जीआर के अनुसार सभी इम्पैनल्ड अस्पतालों में कोविड-19 और अन्य सभी बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु लोगों में इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण महाराष्ट्र में 5 करोड़ लोगों को होम्योपैथी दवा, आर्सेनिक एल्बम टैबलेट और आयुर्वेदिक दवाएं मुफ्त में वितरित करने का फैसला किया है। इन दवाओं की खरीद के लिए जिला परिषद समितियों को अधिकृत किया गया है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गांधीनगर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक्स-रे के जरिए कोविड-19 का पता लगाने का एक उपकरण विकसित किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस उपकरण का उपयोग कोविड की शुरुआती जांच के लिए किया जा सकता है। आईआईटी गांधीनगर की विज्ञप्ति के अनुसार संस्थान के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के एमटेक के छात्र पुष्पाल सिंह यादव ने संज्ञानात्मक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर कृष्ण प्रसाद मियापुरम के मार्गदर्शन में यह टूल विकसित किया है। यह टूल अब वेब इंटरफेस covidxray.iitgn.ac.in पर लाइव उपलब्ध है। कोई भी उपयोगकर्ता जेपीईजी या पीएनजी जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपनी छाती का एक्सरे या सीटी स्कैन की डिजिटल कॉपी अपलोड करके वो कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं उसकी जांच कर सकते हैं। यह टूल नई व्यक्ति द्वारा अपलोड नई इमेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा स्वचालित रूप से रूपांतरित करके उसका निदान करती है। प्रोफेसर कृष्ण प्रसाद मियापुरम और पुष्पाल सिंह यादव ने कहा कि कोविड-19 के परीक्षण की सुविधा की मर्यादा को देखते हुए एआई टेक्नोलॉजी के साथ एक्सरे के उपयोग के लिए काफी प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक विश्वसनीय उपकरण विकसित करने के लिए सही एल्गोरिदम और डेटा के संयोजन की आवश्यकता होती है। आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ता अब इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक हेल्थ IIPH गांधीनगर के डॉक्टर दीपक सक्सेना के साथ मिलकर एआई आधारित ऐसे परीक्षण के लिए सहयोग कर रहे हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए वेंटिलेटर गहन चिकित्सा कक्ष में इस्तेमाल के लिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन वेंटिलेटरों की तकनीकी क्षमता स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदंडों के अनुरूप है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। मेदांता अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने सलाह दी है कि लोगों को अन्य बातों सहित पुस्तक पढ़ने, संगीत सुनने और व्यायाम करने जैसी आदतें बनानी चाहिए। Some people like to do gardening, some people like to do cooking. All of these qualify as positive addictions and have a significant benefit in reducing the stress. Then social connection is very important. आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली ने सही सैनिटाइजर की पहचान के तरीकों के बारे में बताया। सैनिटाइजर को हाथ पे लगाइए। अगर उस सैनिटाइजर में आपको ये आभास हो कि वाष्प बन के उड़ गया और मेरा हाथ सूख गया, वो सैनिटाइजर तो है कामयाब और असली। और अगर आपके हाथ पे पानी जैसा आने लगे, वो सैनिटाइजर है पानी मिला हुआ और नकली। बहुत मोटी सी पहचान है। उसके रंग पे मत जाइए, उसके गाढ़ेपन पे मत जाइए, वो जेल है या लिक्विड है उस पे मत जाइए, कितना नीला ज्यादा है कितना कम नीला है इस पे मत जाइए, कैसी बढ़िया बोतल में इस पे मत जाइए। आप उसको छिड़किए, अगर हाथ पे वो वाष्प बनकर उड़ जाए इसका मतलब उसमें सही मात्रा में अल्कोहल है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सीनियर मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश आज डॉक्टर्स दिवस पर डॉक्टरों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के दौरान अग्रिम पंक्ति में खड़े डॉक्टरों की भूमिका की सराहना की। देश में अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश आज से लागू। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 59.43% हुई। केंद्र सरकार ने नागालैंड को अगले 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया। तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन पावर प्लांट के बॉयलर में विस्फोट से 6 लोग मारे गए और 17 अन्य घायल। जून 2020 में वस्तु और सेवा कर राजस्व के रूप में करीब 91,000 करोड़ रुपए की वसूली। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के अंत तक पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने कल जारी एक अधिसूचना में कहा है कि केंद्र सरकार का मानना है कि समूचा नागालैंड अशांत और खतरनाक स्थिति में है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार ने पूरे राज्य को 30 जून 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में आज सवेरे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक दल पर आतंकवादी हमले में एक जवान दीपचंद वर्मा शहीद हो गया और 3 घायल हो गए। हमले में एक नागरिक की मौत भी हो गई। घायल जवानों को श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में ले जाया गया है। इस बीच सोपोर पुलिस ने हमले में 3 वर्षीय बच्चे को गोलियों की चपेट में आने से बचा लिया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज कहा कि मुंबई में ऐतिहासिक ताज होटल पर हमले की धमकी के मद्देनजर राज्य के पुलिस महानिदेशक एसके जायसवाल और मुंबई पुलिस के आयुक्त परमबीर सिंह के साथ व्यापक चर्चा हुई है। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकवादी हमले के बाद ताज होटल के प्रबंधन को हमले की धमकी मिली थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने ताज होटल और ताज लैंड्स एंड होटल के आसपास सुरक्षा पुख्ता कर दी थी। आतंकी हमले की धमकी देने वाले व्यक्ति ने दावा किया था कि वो पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के नेवेली स्थित विद्युत संयंत्र के बॉयलर में आज सुबह हुए विस्फोट में 6 लोग मारे गए और 17 घायल हो गए। ये हादसा विद्युत संयंत्र की दूसरी इकाई में हुआ। बचाव कार्य जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नेवेली पावर प्लांट की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने इस हादसे में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट किया। गृहमंत्री ने ट्विटर पर बताया कि उन्होंने इस बारे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने कहा कि राहत कार्य में मदद के लिए सीआईएसएफ मौके पर मौजूद है। पिछले महीने देश भर में करीब 91,000 करोड़ रुपए का वस्तु और सेवा कर वसूल किया गया। मई 2020 में ये धनराशि लगभग 62,000 करोड़ और अप्रैल 2020 से ये लगभग 32,000 करोड़ रुपए की थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वस्तु और सेवा कर की वसूली इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 59% कम थी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अब भी कई करदाताओं द्वारा मई और जून महीने का विवरण देना बाकी है। वस्तु और सेवा कर दाताओं के लिए बड़ी छूट की घोषणा की गई है। GSTR-3B फॉर्म के लिए अधिकतम 500 रुपए के विलंब शुल्क के साथ ये राहत प्रदान की गई है। ये छूट जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक लागू होगी। ये छूट उन्हीं करदाताओं को मिलेगी जो इस वर्ष 30 सितंबर से पहले रिटर्न भर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश की मजबूत और पारदर्शी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए इनकी सेवाएं बहुमूल्य हैं। असम में 2000 से अधिक गांव बाढ़ से जलमग्न हैं। अधिकांश नदियां उफान पर हैं।
राज्य के 23 जिलों के लगभग 11 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बारपेटा जिले में लगभग 5 लाख लोग फंसे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से मरने वालों की संख्या 28 हो गई है। असम में 75 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ की चपेट में है। 23,000 विस्थापित लोग अस्थायी राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन खाने पीने के सामान बांट रहे हैं। इस बीच प्रदेश के वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य बाढ़ प्रभावित पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा कर रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 50% हिस्से बाढ़ की चपेट में है। यहाँ उद्यान द्वारा 27 जंगली जानवरों को अब तक बचाया जा चुका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दक्षिण में चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहने और वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान 27 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पटना में शाम तक वर्षा होने की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। शहर का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शहर में आसमान साफ रहेगा और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ओडिशा में आज गुंडीचा मंदिर से बहुड़ा यात्रा शुरू हो रही है। इसे बड़ा दांडा वापसी यात्रा भी कहा जाता है। इसके तहत भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और बलभद्र के विग्रह जगन्नाथ मंदिर में लाए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के बीच इस बार रथ यात्रा में ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं है। पुरी में बाहुड़ा यात्रा की पौहंडी नीति समाप्त हो चुकी है। चक्रराज, सुदर्शन, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और अंत में महाप्रभु जगन्नाथ अपने रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं। पुरी गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव ने तीनों रथों पर छेरा पोहरा अनुष्ठान करने के बाद ही रथों की खिंचाई शुरू हुई है। कोविड टेस्ट के बाद नेगेटिव रहने वाले सेवकों को ही रथ खींचने की अनुमति दी गई है। पूरी शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर बाहुड़ा यात्रा के लिए पुरी में 70 प्लाटून पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 400 अधिकारी भी नियोजित किए गए हैं। पुरी के जिलाधीश बलवंत सिंह ने लोगों को कहीं न आने जाने का अनुरोध भी किया है। बाहुड़ा यात्रा के बाद सुनावेश, अधरपणा और नीलाद्रि विजय के बाद ही रथ यात्रा की नीति संपन्न होगी। इतीश सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए अनुमति दे दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ प्रतिबंधों के साथ इसकी अनुमति दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को आज उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा है कि वे अपनी ऊर्जा और क्षमता के आधार पर राष्ट्र की सेवा करते रहें। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि श्री नायडू राजनीति के क्षेत्र में अपने कुशल व्यवहार और बुद्धिमत्ता के कारण सबकी प्रशंसा के पात्र हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज डॉक्टर्स दिवस पर डॉक्टरों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के दौरान अग्रिम पंक्ति में खड़े डॉक्टरों की भूमिका की सराहना की। देश में अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश आज से लागू। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 59.43% हुई। केंद्र सरकार ने नागालैंड को अगले 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया। तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन पावर प्लांट के बॉयलर में विस्फोट से 6 लोग मारे गए और 17 अन्य घायल। और जून 2020 में वस्तु और सेवा कर राजस्व के रूप में करीब 91,000 करोड़ रुपयों की वसूली। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।